लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी में फरियाल गुलाबासी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस टाइम हमारे मुल्क में बहुत सारे मल्टीपल पैरेलल दोनों तरफ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसे जिन पर बात करनी भी ज़रूर है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि लग रहा है कि पता नहीं इनका हल कब आएगा और कब हम इन तमाम मामलात से सर जोड़कर इन मामलात के लिए बैठेंगे और इन मामलात से निकलकर आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो पैरेलल चल रही हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिन पर आज आपसे मैं बात करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट हकाइक भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। जो चीनी माफिया सरगर्म हुआ हुआ है और जो चीनी की कीमतों में इजाफा और आवाम के सर पर पेट्रोल और बिजली बम के बाद चीनी का जो बम गिरने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है और कैसे उनकी रिहाई एक चैलेंज बनता जा रहा है अदालतों के लिए भी, और अदालतों के जो अहकामात हैं उनको भी कैसे हवा में उड़ाया जा रहा है और क्या परवेज इलाही साहब रिहा हो पाएंगे उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी मीटिंग कराची और लाहौर के अंदर कुछ बिजनेसमैन के साथ, कुछ कारोबारी शख्सियात के साथ, और कैसे फिर खबर निकल कर आती है और कारोबारी शख्सियात ने मुख्तलिफ टीवी शोज में एंकर्स से गुफ्तगू करते हुए क्या बताया उस पर भी आपसे तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही पर। चौधरी परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है, 3 महीने से तकरीबन वो गिरफ्तार हैं, हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो 80 साल के करीब उनकी उम्र है और वजीर आला रह चुके हैं वो पंजाब के। और अगर बात की जाए तो उनका वैसे भी असर रसूख बहुत है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि वो पंजाब की सियासत पे अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो छाए रहे काफ़ी टाइम तक, खास तौर पर जब मुशर्रफ दौर में उनकी हुकूमत थी वहाँ पर। तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उन्होंने ऑब्वियसली उस टाइम जिनकी तैनातियाँ की होंगी, और इसी तरह पुलिस के अंदर उनका बहुत असर रसूख है। लेकिन वो तमाम असर रसूख आज काम देता हुआ या काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। और परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ ऑर्डर दिया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब ने, और उन्होंने बड़े दलेराना किस्म के दलाइल दिया और उन्होंने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खास तौर पर DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन को जो लाहौर के हैं उनको ये अहकामात जारी किए कि आपने परवेज इलाही को घर तक, जुम्मे वाले रोज की ये बात है, आपने इनको घर तक पहुंचाकर बखैर आफियत आना है। परवेज इलाही अभी अपने घर की रोड पर, चौधरी जहूर इलाही रोड पर जा रहे थे कि कुछ पुलिस की गाड़ियां और उनके साथ कुछ और लोग भी, परवेज इलाही की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आती है। और सोशल मीडिया पर आप देखें और इवन टीवी चैनल्स ने भी वो विजुअल्स दिखाए हैं जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें एक गाड़ी से उठाकर दूसरी में डाला गया जैसे किसी माजूर शख्स को। और लतीफ खोसा और एतजाज हसन के अपने वर्ड्स हैं कि उन्हें इस तरीके से उठाकर डाला गया एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जैसे किसी मुर्दा को डालते हैं। और लतीफ खोसा साहब उनके साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, तो वो बहुत बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि क्या मामला था। अगर बात की जाए परवेज इलाही की बारे में, तो परवेज इलाही को उस दिन वहां से अटक जो है वो मूव कराया गया। कहा यह गया पहले कि उनको इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर, बजरिया हेलीकॉप्टर लाया जाएगा, लेकिन फिर उनको अटक मूव करवा दिया गया और इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के अंदर उनका इमरजेंसी पहले पूरा मेडिकल एक चेकअप भी हुआ, उसके बाद उनको अटक मूव कर दिया गया। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब का हुक्म था वो बहुत सख्त हुक्म था। उन्होंने बाकायदा ताकीद की कि कोई नैब या कोई दीगर कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसीज इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन वो हवा में हो गया वो ऑर्डर, और उसके कुछ ही देर बाद एक मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक MPO 3 पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और मजिस्ट्रेट का हुक्म बड़ा था या लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का, लाहौर हाईकोर्ट के एक जज का, ये तो बाद में देखी जाएगी बात। लेकिन इसके बाद क्या होता है, परवेज इलाही को एकदम से मूव कर दिया जाता है, वो विजुअल्स हम सब ने देखे। उसके बाद जब फिर अदालत लगती है तो अदालत में ये बात उठती है कि MPO 3 के तहत उनकी गिरफ्तारी किस तरीके से हुई। और एक अदालत में जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब ने ये सवाल किया कि मैंने तो DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन की ये ड्यूटी लगाई थी, उन्हें पाबंद किया था कि उन्हें घर तक छोड़कर आए। जब DIG इन्वेस्टिगेशंस और DIG ऑपरेशंस को तलब किया गया तो कहा गया कि वो दोनों अफसरान आज किसी महकमाना कार्रवाई के सिलसिले में सूबे में मौजूद नहीं है और कोयटा जा चुके हैं। इस सिलसिले में फिर IG पंजाब को, जो उनसे भी बड़ा अफसर है, सबसे बड़ा ओहदा है पंजाब के अंदर पुलिस का, उनको तलब किया गया और उनसे जवाब वसूली की गई कि अब आप बताएं कि वो दोनों अफसर कहाँ हैं। तो फिर IG की जानिब से ये कहा गया कि वो दोनों किसी महकमाना कार्रवाई के सिलसिले में इस वक्त सूबे में नहीं मौजूद हैं और वो जैसे ही आते हैं वो आपके पास खुद हाजिरी देंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने जो मेरी फोर्स पंजाब के अंदर आती है उनके किसी भी काम का जो बजाज हूँ या जवाब दे सकता हूँ। ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और तफसीली जवाब के लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दें। तो यहाँ पर IG इस्लामाबाद की थोड़ी सी बचत हो गई और उनके सर पर जो तौहीन अदालत की तलवार IG इस्लामाबाद के सर पर लटक रही है और
और समझे करीब ही है तो इन्हें अदालत के शायद मामला और शायद ना भी लगे, लेकिन तलवार जरूर लटक रही है, तो इसलिए वो बच गए क्योंकि गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस के अंडर हुई और इस्लामाबाद पुलिस की जेर सरपरस्ती परवेज इलाही साहब जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर यहाँ पर बात की जाए तो परवेज इलाही साहब को अटक और जब वो पहले दिन जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब ने ऑर्डर दिया, जब दूसरे दिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अमजद रफीक भट्टी साहब के ऑर्डर की सख्ती देखिए आप, और उनका आप इसको दबंग अंदाज कहें क्या कहें कि वो इतने एग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने सेशन जज अटक को कहा कि कल 11 बजे यानी आज के रोज बरोज मंगल परवेज इलाही को मेरे पास आप लेकर पेश हो और बैलफ के जरिए उनको रिहा करवाया जाए। नाज़रीन, बैलफ क्या होता है आपकी आसानी के लिए एक टेक्निकल टर्म है, कानूनी टर्म है। बैलफ मतलब कि छापा मारकर अटक जेल के अंदर आप उनको रिहा करवा के हमारे पास अदालत में लेकर आए। इतना सख्त ऑर्डर, उसके बावजूद अच्छा रात गए तक कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आई और हमें कुछ इस तरह की खबरें मिली कि परवेज इलाही साहब जो है उनको अटक से भी मूव कर दिया गया है अचानक, और उसके पीछे वजह ये थी कि सेशन जज के पास भी कोई बात ना रहे और सेशन जज कहें कि अटक से तो उन्हें मूव कर दिया गया था, तो मैं कहां से उन्हें बैलफ के जरिए या छापा मार के या आपके पास जो है वो पहुंचा सकता था या आपके सामने उन्हें लाके पेश कर सकता था। ये तो उनके पास एक बहाना बन गया। तो बेसिकली ये रास्ता निकाला गया, उन्हें अटक जेल से भी मूव करा दिया गया और सुबह तक नहीं मालूम था और अभी भी चहमगोइयां ही हैं। लेकिन अब जो कंफर्म इतलात, नियर टू कंफर्म इतलात आ रही है वो यही है कि परवेज इलाही साहब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में मौजूद है। आज समाअत हुई है जी इससी MPO3 की गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह समाअत की है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी फौरन से पहले हुक्म दिया है कि परवेज इलाही साहब को जो है वो रिहा करवाया जाए। लेकिन क्या उनके हुक्म पर भी जो उनके हुक्म की तामील है वो भी की जाएगी या नहीं, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म दिया कि उनको फौरन से पहले रिहा किया जाए। अगर बात की जाए इस सिलसिले में तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कहना था कि अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से बहुत सारे फैसले दिए गए। शानदाना गुलजार का फैसला उठा लें आप, शहरियार आफरीदी का, लेकिन अदालती फैसलों पर, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अदालतें अहकामात तो दे देती हैं लेकिन अदालतें फिर उन पर अमल दरामद किस तरह करवाई, अदालतों के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है, जिसमें परवेज इलाही की जो रिहाई है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और MPO3 के तहत गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी हुई है, पहले भी शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में भी, अली मोहम्मद खान के केस में भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कब रिहा हुए, बहुत देर सजा कर रिहा हुए। तो क्या ये मामला भी लटकेगा? मेरा इसमें पर्सनल तज्जिया, और जो हमारे दोस्त रिपोर्टर मौजूद हैं और जो हमारे चैनल के कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे, सुबह से वहां कवर कर रहे थे SVFN के नुमाइंदे, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ऑर्डर लिखवाया, नो डाउट बिलाशुबा वो ऑर्डर जो है उन्होंने बड़ा सख्त एक ऑर्डर लिखवाया और कहा कि फौरी इनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए, लेकिन उस ऑर्डर पर भी अमल होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे ज्यादा सख्त ऑर्डर जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब का था। और सबसे जो अजीब और हैरान कौन बात यहाँ पे आपके लिए मैं बताती चलूं, जस्टिस अमजद रफीक भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के वो जज जो ये केस सुन रहे थे, जिन्होंने दलेराना तरीके से और दबंग तरीके से फैसला दिया, 2 दफा परवेज इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया, आज इस्लामाबाद पे तौहीन अदालत लगाने की भी बात की, उनको लाहौर बेंच से, इस बेंच से ही अलग कर दिया गया और उनको मुल्तान बेंच में उनका कह लें ट्रांसफर या तबादला कर दिया गया। तो अब जो जज खड़ा होगा, जो जज कानून की बात करेगा, जो जज आइन की बात करेगा, उसको उसके साथ ये किया जाएगा कि उसके तकर्रियां या तबादले हो जाएंगे। तो ये हमारे निज़ाम कानून की साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, ये खिलवाड़ है जो ख़त्म होना चाहिए। अगर कानून और आइन और अदालतों पे एतमाद उठ गया आवाम का, तो वो सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम पूरे हमारी रियासत के लिए, आइन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि लोगों में इससे नाउमीदी बढ़ेगी। और एक रोज़ पहले भी प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि नाउमीदी जब बढ़ जाती है तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है। लोगों के पास एक उम्मीद रहनी चाहिए कि मुल्क में हालात बेहतर होंगे। तो ये तमाम कहानी थी, ये वो स्टोरी थी जिससे पता चलता है कि परवेज इलाही साहब की, चौधरी परवेज इलाही, गुजरात का मशहूर तरीन सियासी खानदान चौधरी परवेज इलाही साहब की जो रिहाई है वो एक चैलेंज बन चुका है इस टाइम अदालतों के लिए, और एक कांख मचोली का सा खेल खेला जा रहा है। और अब ये मामला किस तरफ जाकर रुकता है और क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के अंदर कि जो हमारे शुगर माफिया है और जो चीनी माफिया है, ये तमाम मामला क्या है और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन इस पर आपको डिटेल्स बताऊंगी मैं, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने रिसर्च करके और कुछ रिपोर्ट्स तैयार करके आपके लिए लाई हूं मैं, वो हम शेयर करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, चीनी की जो कीमत है वो 190 से 200, 200 से 220, कहीं 185 ये सुनने में आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर तो जो कीमतें सुनने में आ रही हैं वो 185 से 200 और आने वाले दिनों में 220 से 240 तक ये जाएगी। ये चीनी का जो बहरान है ये क्यों आया? नाज़रीन, अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में हमेशा एक बात की जाती है कि स्मगलिंग की रोकथाम, हम स्मगलिंग की रोकथाम करेंगे और स्मगलिंग की रोकथाम से आवाम को जो चीज़ें हैं वो वाफर मिकदार में मिलेंगी, उसके साथ साथ कीमतें भी, जो कि अशिया की कीमतें वो भी मुनासिब होंगी। लेकिन हमने ये सुना है, राग जो लापा जाता है, हमने इस पर अमल दरामद होते हुए, इसका मैकेनिज्म बनते हुए अभी तक नहीं देखा। कल भी मैंने इस पर जिक्र किया था, लेकिन जो मेरे पास आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बयान करती चलूँ, इसका आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बता दूं तो शुगर जो है, शुगर माफिया सरगर्म हुआ कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में पड़ी है, तो चीनी को हम ऐसा करते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं। जबकि चीनी की एक्सपोर्ट पर नाज़रीन पाबंदी है, बहुत सख्त पाबंदी है, लेकिन पाबंदी के बावजूद हो गई एक्सपोर्ट और कोई पूछने वाला नहीं था। खैर, चीनी की एक्सपोर्ट उन्होंने कर दी और जो महंगे दामों उन्होंने बाहर चीनी भेजी और डॉलर्स कमाए। जाहिर बात है, डॉलर्स उनके जेबों में गई चीनी माफिया के। और फिर अब ये कहा जा रहा है एक सोची समझी स्कीम के तहत कि चीनी कम हो गई है। अब वही चीनी जो उन्होंने एक्सपोर्ट की थी वही चीनी वो इंपोर्ट करेंगे, बाहर से वापस मंगवाएंगे। एक्सपोर्ट में पैसा कमाया, इंपोर्ट में भी पैसा, डबल पैसा, खुद तो डबल मुनाफाखोरी, डबल मुनाफा कमाएंगे और वो चीनी अब महंगे दामों आवाम को बेची जाएगी। तो चीनी माफिया की जेबें तो भर गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि पैसे किस तरह संभालने हैं, लेकिन ये जो टीका है ये आवाम को लगेगा, ये जो खमियाजा है ये आवाम को भुगतना पड़ेगा। ये जो चालबाजियां चीनी माफिया की हैं इसको भुगतेगी आवाम। अगर बात की जाए तो 2008 की एक रिपोर्ट है नाजरीन, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये सुनिए, आपको बहुत इंकशाफात इसमें नजर आएंगे और आपको एहसास होगा कि ये चीनी माफिया असल में है कौन। 2008 की रिपोर्ट है नाजरीन, 40% यानी 40% शुगर मिल्स जो हैं वो सियासतदानों के पास हैं। हमारी वो अशराफिया जो बैठ के ड्रामेबाजियां तो करती है, जो बैठ के बड़े बड़े डायलॉग्स तो बोलती है कि कौन किसने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, किसको फायदा है, ये चीनी माफिया की जेब में पैसे जा रहे हैं, ये चीनी माफिया कौन है, चीनी माफिया का पीछा करते हैं। तो ये हमारी अपनी जो सियासतदान है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, 40% यानी कि 40% जो शुगर मिल्स हैं वो सियासतदानों के पास हैं और जिसमें से 50% से ज्यादा शेयर पॉलिटिशियंस के हैं। शुगर मार्केट का 50% हिस्सा इनके हाथ में आता है। कीमतें ऊपर नीचे होना इनके हाथ में होता है पीपल्स पार्टी के। अब सुनते जाइएगा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि सिंध में ओमनी ग्रुप के तहत चलने वाली शुगर मिल्स, उसमें आसिफ जरदारी के पास कंट्रोलिंग शेयर्स हैं। इसके साथ साथ शरीफ खानदान के पास जो है वो 5 जो है शुगर मिल्स हैं और फहमीदा मिर्जा, जो कि जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा ये हस्बैंड वाइफ हैं, फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, ये लोग भी जो है इनके पास भी शुगर मिल है। एक जहांगीर खान तरीन का 14% से 16% का जो शेयर है वो शुगर मिल के अंदर है। जका अशरफ, ये पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन ये पीसीबी के चेयरमैन हैं, रह चुके हैं और इसके साथ साथ ये आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब माने जाते हैं। ज़का अशरफ की भी मिल है। इसके साथ हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर, जो खुसरो बख्तियार हैं उनकी फैमिली, उनकी भी शुगर मिल है। तो शुगर मिल्स के अंदर कितना बड़ा मुनाफा जो है, आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा जो मुनाफा है वो। ये जब बैठ के टीवी के ऊपर, टीवी हमारे टॉक शोज में आकर ये बात करते हैं सियासतदान, तो ये इस तरीके से लेक्चर झाड़ने की कोशिश करते हैं कि शुगर माफिया है, शुगर माफिया का पीछा करें, शुगर माफिया को लगाम डालें, शुगर माफिया की रस्सियां खींचें। तो शुगर माफिया तो ये असल में खुद हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 2008 की रिपोर्ट है और अब इसकी क्या सूरत हाल होगी, अब क्या हालात होंगे नाज़रीन। अगर इसी तरह बात की जाए, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ मैं जो आपके सामने लेकर आई हूँ और ये भी एक रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट है मुशर्रफ दौर की। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली की बात करें कि बिजली कहाँ इस्तेमाल होती है, और हमारे अशराफिया और हमारे सियासतदान तब भी बड़े मजे से बैठकर कहते हैं जी कि बिजली चोरों को पकड़ा जाए और जहाँ बिजली चोरी होती है उन पर हाथ डाला जाए ताकि ये जो बिजली के बिल्स हैं लोगों को टैक्स देने पड़ते हैं इसमें कुछ कमी की जा सके। लेकिन इसके बारे में सुनिएगा,
मुशर्रफ दौर के अंदर एक जर्मन इलेक्ट्रिशियन था नाजरीन, बिजली चोरी करने को रोकने के लिए बेसिकली इस इलेक्ट्रिशियन को लगाया गया था। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। ये कौन था? ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और इसको इसलिए लगाया गया था कि मुशर्रफ दौर के अंदर की बिजली चोरी करने जो है उसकी रोकथाम के लिए, और ये बता सके कि कहां कहां कितनी बिजली जो है वो चोरी हो रही है। मेन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन इसको बनाया गया था। इसको सबसे पहला टास्क बिजली चोरी का दिया गया और 3 महीने की रिपोर्ट में इसने बताया कि विफाक को, 3 महीने बाद इसने रिपोर्ट विफाक को भिजवा दी, फेडरल को भिजवा दी, और इसने बताया कि 50%, हैरान कौन इंकशाफात है नाज़रीन, इसने बताया कि 50% हुकूमती इदारे मुलव्विस हैं चोरी में, 40% सनतकार और 10% कराची की कच्ची आबादियां, यानी कराची की वो गरीब आवाम। तो अंदाजा लगाए 90% इसमें आपकी अशराफिया है, जिसमें आपके पास 50% हुकूमती इदारे हैं और 40% आपके पास वो सनतकार हैं, वो बिजनेसमैन हैं, या वो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, वो सब लोग हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी के बिजली चोरी कहां से होती है। लेकिन जब उसने रिपोर्ट भेजी वफाक को, तो उस टाइम वफाक की जानिब से ये कहा गया कि हम पहले जो है वो हाथ डालेंगे गरीब आवाम पे, यानी वो सिर्फ 10% कराची की कच्ची आबादियों के लोग, पहले हम 10% पर हाथ डालेंगे। तो जो हमें सुनाया जाता है, एक राग अलापा जाता है और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि बिजली चोरी को पकड़ा जाएगा, बिजली चोरी को, तो हमारे तो सिर्फ आम आवाम 10% बिजली चोरी कर रही है, 90% बिजली तो ये अशराफिया खुद चोरी कर रही है। इसका जवाब कौन लेगा इनसे, और अशराफिया कब जवाब देगी? इसीलिए नाज़रीन आप देखते हैं कि ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक आदमी है और वो कह रहा है कि मेरा 200 यूनिट इस्तेमाल करने पे मेरा बिल इतना है, लेकिन इसी तरह आप एक वापटा के एहलकार को देखें, वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और उसका बिल कितना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग, उनके यूनिट्स भी ज़्यादा होते हैं, वो अच्छे खासे यूनिट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं 12-12 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है एक वापटा का एहलकार और बिल 0। और अगर आप 1200 यूनिट इस्तेमाल करें तो शायद आप वापटा के एहलकार के हिस्से का भी बिल आपको देना होगा। तो ये जो अवाम पिछले दिनों सड़कों पर निकली थी, ये इसीलिए अपना हक मांग रही है। शायद अवाम अब जान चुकी है कि उनका हक किसी और को दिया जा रहा है और उनका हक कोई और खा रहा है, और ये अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये अवाम की बर्दाश्त से अब बाहर होता जा रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन, आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे जो आर्मी चीफ है, मेजर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ठान ली है, और जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई कारोबारी शख्सियात से, बिजनेसमैन से, कराची में और लाहौर में, तकरीबन 50 से 60 कराची के अंदर और 50 से 60 लाहौर के अंदर उनकी बिजनेसमैन से मुलाकात हुई। और मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि कुछ नुकात, लग रहा था कि कुछ वक्त के बाद नुकात सामने निकल कर आएंगे और पता चलेगा कि मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। लेकिन अगले ही दिन कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो टीवी शोज के अंदर मौजूद थे और उन्होंने वो सीधा वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आर्मी चीफ ने उनके साथ मुलाकात में की। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम यहाँ पे खबर है, वो ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने ठान ली है कि वो तमाम तर मामला, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो माशी हों, चाहे इक्तसादी हो, वो अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये भी इंदिया दे दिया है कि चाहे पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है, या चाहे पीपल्स पार्टी है, किसी का भी अब जो है वो छुटकारा किसी को भी करप्शन से नहीं मिलेगा, और जिसने जहां जहां करप्शन की है उन सब पर हाथ डाला जाएगा। कुछ बिजनेसमैन है, कुछ कारोबारी शख्सियात हैं जो कुछ टॉक शोज के अंदर आई, जिसमें नदीम मलिक साहब का टॉक शो है, समा पर आता है, समा टेलीविजन पे, उसमें कुछ शख्सियात ने जो बात की, वो जो आपको मिलती है उससे एक, जो आप एक एनालिसिस कर सकते हैं या जो आप उससे एक उसका खुलासा बयान कर सकते हैं, उसमें जो कहा गया है वो आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ ऐसी सियासी शख्सियात है, आर्मी चीफ ने इस तरीके से गुफ्तगू की है बिजनेसमैन से कि कुछ ऐसी सियासी शख्सियात हैं जो कल तक साइकिल और मोटरसाइकिल पे थी और आज देखें कि वो कैसे कहाँ कहाँ पहुंची हुई है, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया। इमरान इस्माइल साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, इसके साथ परवेज खटक साहब हैं। ये तमाम वो शख्सियात हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ बात की गई कोर कमांडर कराची, आर्मी चीफ के बिल्कुल साथ बैठे थे और कोर कमांडर कराची को आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं सख्ती से कि 1 लीटर तेल भी अब स्मगल ईरानी तेल नहीं किया जाएगा और आप इसको रोकें। आपने जो करना है, जिस तरीके से रोकना है आप रोके, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। और कोर कमांडर कराची जो उनके साथ बैठे थे उस टाइम पे, तो आर्मी चीफ ने एक पैगाम दिया है कि वो करप्शन को रोकेंगे। आर्मी चीफ ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, और वो $25 अरब लेंगे, जिसमें से वो $10 अरब फॉरेन रिजर्व्स के अंदर डालेंगे और उन्होंने कहा है कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि $10 अरब मैं आपको वापस नहीं करूंगा, बाकी के $15 अरब हम आपको वापस करेंगे और वो $10 अरब हम अपनी फॉरेन रिजर्व्स के अंदर रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हम करप्शन का मुकम्मल खात्मा न भी कर सके तो हम करप्शन को
कम से कम जरूर कर देंगे। और ऐसे तमाम करप्ट अनासिर, उनका हम पीछा करेंगे और उन पर अब हाथ डाला जाएगा और उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो बिजनेसमैन हैं, और कुछ से जो मेरी बातचीत हुई और जो जराये के मुताबिक पता चला वो ये भी है कि जो बॉडी लैंग्वेज है जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसके बारे में कहा जा रहा है कारोबारी शख्सियात की जानिब से कि वो बॉडी लैंग्वेज पहले किसी आर्मी चीफ की ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, बहुत मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज थी। और आर्मी चीफ ने शायद ये ठान ली है कि वो पाकिस्तान के माशी और इक्तसादी जो मामलात हैं उनको अपने हाथ में लेंगे और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा। और आर्मी चीफ ने तमाम बिजनेसमैन से कराची में भी और लाहौर में मुलाकात के आखिर में उनसे कहा कि आप मुझे पॉइंट्स की फॉर्म में एक सफ़े में एक पेज की जो फॉर्म में या एक सफ़ा उससे ज़्यादा ना हो, पॉइंट्स बना के हर एक बंदा, हर एक कारोबारी शख्सियत दे और उन पॉइंट्स को हम देखेंगे और उस पर जो है वो काम करेंगे। जब कुछ कारोबारी शख्सियात ने पॉइंट्स नहीं दिए तो जब आर्मी चीफ चले गए तो उनके अमले की जानिब से कहा गया कि आप पॉइंट्स लिख कर दें ताकि हम चीफ साहब को देंगे और वो इसको स्टडी करेंगे और फिर कुछ इस तरीके के काम किए जाएंगे या कुछ मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा कि जो पॉइंट्स या जो नुकात आप खड़े करेंगे या जो आइडिया सजेशंस आप देंगे उनके मुताबिक हम बिजनेस को और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ एक और भी बड़ी अहम बात है। यहाँ कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने, आर्मी चीफ ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कहा कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को नकेल डालें, वो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बड़ा तंग करते हैं। ये भी आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से बात की और ये भी कारोबारी शख्सियात से जो उनकी मुलाकात एक अहम खुफिया, आप कहने इस मुलाकात को, लेकिन खुफिया तो नहीं, निकल कर सामने आ गई डिटेल्स, उस अहम मुलाकात में ये नुकता भी उठाया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हमें आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बता रही है कि शायद उन्होंने मामलात को अपने हाथ में लेने की सोच लिया है। और एक अच्छी बात है, हमें तो गरीब को और पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए, उनको जो माशी हालात हैं वो बेहतर चाहिए और एक साफ शफाफ इलेक्शन भी चाहिए ताकि मुल्क जो है वो इस्तेकाम मुल्क को मिल सके, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो आइनी हो, और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब माशी इस्तेकाम होगा तो आइनी और सियासी भी होगा, जब सियासी इस्तेकाम होगा तो आइनी और माशी भी होगा, तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आर्मी चीफ का इस तरीके से स्टेप लेना और बढ़ चढ़कर आगे आना ये बताता है कि आर्मी चीफ जो है वो मईशत को वाकई सीरियसली ठीक करना चाहते हैं। देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं और आने वाले दिनों में गरीब आदमी को कितना रिलीफ मिल सकता है और हम कुछ अच्छा आने वाले दिनों में आप तक पहुंचा सकेंगे, कोई अच्छी खबर आपको दे सकेंगे या नहीं। अपना ख्याल रखिए, हर खबर से बाखबर रहने के लिए SPFN न्यूज़ देखते रहिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर।